गुड आफ्टरनून कक्षा 10 के सभी छात्रों। आज इतिहास में पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है कि कक्षाएं ऑनलाइन प्रारंभ होंगी और इनको ध्यानपूर्वक हमको समझना है। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, ये जब किसी देश या सीमा में वहाँ के जनमानस अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और उसे अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में देखना चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को अपना स्वाभिमान मानते हैं, तो वह राष्ट्रवाद की श्रेणी में आ जाता है। उसी कड़ी में फ्रांस की क्रांति किन किन परिस्थितियों में हुई, उसके क्या कारण थे, इस टॉपिक पर आज चर्चा करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। पिछली बोर्ड एग्जाम की कक्षाओं में फ्रांसीसी क्रांति के उत्तरदायी कारणों की परिस्थितियों का वर्णन नाम से कई बार प्रश्न आ चुका है, तो उसके आज कारणों की विवेचना करें। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी की एक ऐसी यूरोप की अनोखी घटना थी जिससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ था। यहाँ राजतंत्र का अंत हुआ था और प्रजातंत्र या गणराज्य की स्थापना हुई थी, जिससे संपूर्ण विश्व ने प्रभावित होकर के अपने अपने देशों में आंदोलनों की शुरुआत हुई। तो आज फ्रांस की क्रांति के उत्तरदायी कारणों की विवेचना करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण। फ्रांस में बोर्बोन वंश का शासन था। यह बोर्बोन वंश लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस पर शासन करता रहा, जिसकी शुरुआत लुई 14वें से हुई थी। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां वहां का शासक था। वह 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना। उस समय उसकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। वह एक अदूरदर्शी राजा था जो भोग विलासिता में अपना जीवन व्यतीत करता था। पिछले कई शासकों के द्वारा फ्रांस की जनता पर भीषण अत्याचार किए गए थे, जिस कारण से जनता में असंतोष की भावना थी। उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वह राजनीतिक हस्तक्षेप करती थी। वह बुद्धिमान थी, साहसी थी, परंतु उसका जीवन ही विलासिता से परिपूर्ण था। वह राजकोष का धन मनमाने ढंग से खर्च करती थी। इसीलिए फ्रांस के लोग उसे श्रीमती घाटा भी कहते हैं। फ्रांस की शासन व्यवस्था बहुत दोषपूर्ण थी। वहां कोई लिखित संविधान नहीं था। प्राचीन काल में स्टेट्स जनरल नामक एक सभा थी, जिसका अधिवेशन लगभग 175 वर्षों तक नहीं हुआ था। इस स्टेट्स जनरल के 3 सदन थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय वर्ग जनसाधारण वर्गों का था,
इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रांस के जनमानस से जो व्यक्ति थे वो पहुँचते थे। इन वर्ग की शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं था, जबकि सबसे ज्यादा जो फ्रांस के जो जनमानस के लोग थे वो 90% थे, परंतु 10% लोग जो उच्च वर्ग के थे उनका शासन संपूर्ण फ्रांस में संचालित था। वे मनमाने ढंग से जनता से धन वसूलते थे और अपना जीवन विलासपूर्ण तरीके से व्यतीत करते थे। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। समाज विभिन्न वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग उच्च वर्ग था, जिसे कुलीन वर्ग कहा जाता था, जिसमें राज परिवार, पुरोहित, पादरी या धर्माधिकारी आदि आते थे। चर्च के प्रधान जो पुजारी थे उन्हें पादरी कहा जाता था और उन्होंने चर्च को संचालित करने के लिए या अपने जीवन को भोग विलासिता से पूर्ण करने के लिए एक धार्मिक कर तीर्थ लगाया था, जो किसानों से उसकी आय का 10% भाग वसूलता था। कुलीन वर्ग में राज परिवार सम्मिलित था, जो पूर्णतया कर मुक्त था। उन्हें देश के विभिन्न भागों से भेंटें लेने का अधिकार प्राप्त था, जिस कारण से वे फिजूल खर्ची भी करते थे और अपना जीवन आनंदमय व्यतीत करते थे। जनता पर आर्थिक शोषण निरंतर बढ़ता चला जा रहा था और राजा की अदूरदर्शिता के कारण इन वर्गों का राजकाज में हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा था, जिससे जनता में यह विश्वास हो गया कि इस राजा के द्वारा हमारा किसी भी प्रकार से कोई कल्याण निहित नहीं है। तो निश्चित है कि जब जनता में आक्रोश उत्पन्न होगा तो वह क्रांति का रूप धारण करेगा। जनसाधारण वर्ग के अंतर्गत सामान्य जनता आती थी, इसमें मजदूर, कृषक और सामान्य शिक्षित वर्ग आता था। इस वर्ग में आने वाले जो धनवान होते थे या जो कर्मचारी होते थे, शिक्षक होते थे या अन्य जो शिक्षित वर्ग थे, उन्हें शासन में किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि वह सबसे योग्य वर्ग था। कुलीन वर्ग के खर्चों का बोझ इसी वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ता था। तो निश्चित है कि जो वर्ग पढ़ा लिखा होगा, योग्य होगा, वही शासन के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकता है। इस प्रकार संपूर्ण जनता इस तृतीय वर्ग के साथ हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण। किसी भी प्रकार का भी नियंत्रण न होने के कारण फ्रांस की सरकार अपनी शान शौकत, ठाट बाट और विलासिता तथा युद्धों पर मनमाने ढंग से धन खर्च करती थी। फ्रांस का राजकोष रिक्त हो गया, परंतु राजा रानी ने अपनी भोग विलासिता को नहीं रोका। जब राजकोष खाली हो गया तो धन की आवश्यकता के लिए जनता पर अनेक प्रकार के नए करों को थोप दिया गया।
उसी समय फ्रांस सूखे की चपेट में था, प्राकृतिक आपदाओं का दौर था, धन था नहीं और ऊपर से अधिक करों का बोझ, जिस कारण से निरंतर जनता में आक्रोश उत्पन्न होता चला गया। उच्च वर्ग, जो धनाढ्य वर्ग था, जिसके पास फ्रांस की 90% भूमि थी, वह करों से मुक्त था। तो ऐसी दोषपूर्ण आर्थिक प्रणाली के कारण फ्रांस का जो राजकोष है वो रिक्त होता चला गया, जिस कारण से जनता में भीषण असंतोष हुआ और उसने फ्रांस की क्रांति यानी 1789 की क्रांति को अंजाम दे दिया। चौथा महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक कारण। फ्रांस के लोग को धार्मिक स्वतंत्रताएं नहीं प्राप्त थी। अधिकांश लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। यद्यपि प्रोटेस्टेंट और यहूदी धर्म भी फ्रांस में प्रचलित थे, लेकिन अधिकतर राजनीतिक सत्ता कैथोलिक चर्चों के हाथों में थी। राजा भी कैथोलिक चर्च का अनुयायी था, इसीलिए वह इन कैथोलिकों के या कहीं चापलूसों के जाल में हमेशा फंसा रहता था, जिस कारण से प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग बड़ी ही विनम्रता से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे। चर्च, जिन्हें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक कर्मकांड के लिए स्थापित किया गया था, वे राजनीति का भाग बन गए। राजा इन चर्च के विरुद्ध कोई आदेश नहीं दे सकता था। इनका आदेश राजा का आदेश माना जाने लगा था। लोग अपनी पूजा पद्धति से खिन्न हो चुके थे, क्योंकि वो चर्च जाते तो उन्हें मनमाने ढंग से रुपए देने पड़ते थे। कहावत ये भी है कि चर्च के जो पादरी थे वो स्वर्ग का टिकट भी देने लगे थे। यानी कोई भी आप जीवन में कोई भी कार्य करें, किसी भी प्रकार से धन एकत्र करें, अंत में आकर के आपको स्वर्ग का टिकट चर्च के द्वारा प्राप्त हो सकता है। राजकोष की लूट मची हुई थी। उसी समय सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव दार्शनिकों का पड़ा। फ्रांस के लोग रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर जैसे महान दार्शनिकों और लेखकों के प्रभाव में था। उन्होंने फ्रांस की सामाजिक आर्थिक दशा का अपने विचारों से वर्णन किया था और इस शासन पद्धति के विरुद्ध उन्होंने जनमानस को जागृत करने का काम किया था। रूसो एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, में उसने प्रकृति की सर्वोच्चता संबंधी अपने जो सिद्धांत थे उसको प्रतिपादित किया था, जिसके कारण लोगों ने अपने अधिकारों को जानना प्रारंभ किया। मनुष्य के जन्मजात स्वतंत्र हुए विचार आज फ्रांस में गुलामिता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ऐसे जब विचार रूसो ने अपनी पुस्तक के द्वारा प्रसारित किए तो जनता में एक उमंग दौड़ पड़ी। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो एक राजनीतिक और कानून के अध्ययन पर आधारित थी, उसने सामाजिक संस्थानों के अध्ययन के बाद समाज और राजनीति को पृथक पृथक तरीके से प्रस्तुत किया था।
तो इन दार्शनिकों ने जो फ्रांस की जो निम्न वर्ग की जो जनता थी उसे जागृत करने का प्रयास किया और जिसमें शिक्षित वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रकार 1789 में समस्त जनता ने मिलकर के क्रांति को अंजाम दिया और जो वर्षों पुराने, सदियों पुराने राजतंत्र को उखाड़ करके फेंक दिया।